Hello students, come to photosynthesis lecture number 10. अभी आधा लेसन हो रहा है लेक्चर नंबर 10. यू कैन इमेजिन द डेप्थ. इसके पहले 10th में एक पैराग्राफ में फोटोसिंथेसिस खत्म होता था. ओके, नाउ यू कैन सी हाउ डिटेल्स आर देयर इन हायर स्टडीज. राइट, सो ये जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है सब आप जानते हो. अब हमको पूरी चीजें रिलेट करनी है. ओके, सी व्हाट इज रिटन? ग्राना thylakoid. We have learned structure of chloroplast. It has two parts: grana, stroma. Liquid is stroma. In the stroma, these grana are embedded. Right? ग्राना में भी हमने दो प्रकार के thylakoid lamella ड्रॉ किए थे. ये वाला है ग्राना लैमेली, ये वाला है स्ट्रोमा लैमेली. ये एक स्ट्रक्चर को हमने बोला था थाइलाकॉइड. ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं. ओके, सो मेनी थाइलाकॉइड्स आर पाइल्ड वन अबाउट द अदर टू फॉर्म अ ग्राना. हमने बोला था बुफे के प्लेट, एक प्लेट ऐसी रखी है, दूसरी प्लेट उसके ऊपर. राइट, सो दोनों के बीच में एम्प्टी स्पेस आएगा. राइट, सो दिस एम्प्टी स्पेस, इसको हमने शब्द यूज किया था, दैट इज ल्यूमन लोक्यूलस. ल्यूमन और लोक्यूलस. ल्यूमन लोक्यूलस में हमने बोला था व्हाट इज हैपनिंग हियर? फोटोलिसिस. ल्यूमन लोक्यूलस में कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोलिसिस. राइट, नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर व्हाट यू नो. ओके, so this is grana. grana का एक thylakoid. This is grana lamella, stroma lamella. The space in the thylakoid is lumen loculus where photolysis occurs. Right? The space in the stroma lamella, इसको हमने बोला था Fret channel. इसको हमने बोला था Fret channel. Right? Then the फ्रेट चैनल, इसका काम हमने बोला था कि ये डार्क रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए जो जो एंजाइम लगते हैं वो यहाँ पे बनते हैं. टू ग्राना आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा लैमेली, इंटरग्रानल लैमेली. इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द ग्राना. ओके, देन इन द थाइलाकॉइड these are subspherical particles in which these pigment systems are embedded. So ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये है पिगमेंट सिस्टम. इट मे बी वन और टू बिकॉज देयर आर टू पिगमेंट सिस्टम. ओके, ये थाइलाकॉइड जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? एक हमारे रूम जैसा, क्लासरूम जैसा समझ लो. ओके, नीचे पूरे नीचे के फ्लोरिंग में पिगमेंट्स एम्बेडेड है, पिगमेंट सिस्टम. राइट, और उनके ऊपर सब स्फेरिकल पार्टिकल जैसा कवरिंग है, एज इफ वो बड़े बड़े अम्ब्रेला लेके बैठा है. ऊपर का जो सीलिंग है वो ऊपर के सीलिंग के वॉल में भी पिगमेंट बैठे हैं और वो फॉल्स सीलिंग ऐसा किया है, समझ के चलो. राइट, सो दिस इज लाइक अ रूम. इन द फ्लोर पिगमेंट्स आर एम्बेडेड, ग्रुप ऑफ पिगमेंट वर्किंग टुगेदर, पिगमेंट सिस्टम. इन द सीलिंग रूफ देयर आर अगेन pigment system. In the wall, in the membrane, having subspherical covering like the umbrella, and these particles are called quantasomes. One more word, Park and Biggins particle. Okay, अब पुराने बुक्स में ये था, अभी के बुक में नहीं है. so, अगर आता है तो ऐसा मत समझो कि वो सिलेबस में है और आपको नहीं समझाया. Quantasomes were discovered by two scientists, Park and Biggins. So they are called Park and Biggins particle. वैसे भी साइंटिस्ट के नाम बहुत लर्न किए, so just get it. Okay, लर्न करने की जरूरत नहीं. Now, in the quantasome, these pigment systems are embedded. In the quantasome, pigment systems are embedded. These pigment systems are PS1, PS2. Right? हमने pigment system का पूरा फॉर्मूला लिखा था. The outermost part, outermost pigment are antenna pigment, antenna complex, LHC, which contain chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll, which are all accessory pigments. Division हो रहा है ना? This is a pigment system. Outermost are
LHC, SC, antenna complex having chlorophyll A, chlorophyll B, carotenes and xanthophyll. All are accessory pigments. Inner to that, ये जो मैंने empty space छोड़ा है, this is core complex. Core complex consists of accessory chlorophyll A, many in number. ये center का dark जो मैंने draw किया है, it is reaction center, special chlorophyll A. It is reaction center, special chlorophyll A. Right? So see, this hollow internal part is core complex. Core complex consists of chlorophyll A, which are accessory, centrally located special chlorophyll A reaction center, and electron carriers. ये core complex में electron carriers डूबे हुए हैं. Right? Okay. So this structure we have already discussed. One very important thing जो मैंने green pen से draw किया है, this is called F1 particle oxyzome. इसका ये है head और ये है base. Base is embedded in the wall of the thylakoid and head is in the stroma. ये बाहर का जो fluid है, okay, ये thylakoid के बाहर क्या है जो fluid है, that is stroma. Right? So ये stroma में ये head piece डूबा हुआ है और ये पूरा F1 पार्टिकल का बेस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में है. ओके, सो दिस इज बेस, दिस इज हेड, हेड इज टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड. ओके, अब देखो डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसलिए मैंने लिमिटेड नंबर ड्रॉ किया. अदरवाइज पिगमेंट सिस्टम पूरे पिगमेंट्स ये पूरे स्ट्रोमा लैमेली, ग्यारह लैमेली में एम्बेडेड है. राइट? क्वांटासोम हर जगह है और ये जो F1 पार्टिकल है ये भी पूरे ये मेम्ब्रेन पे जुड़े हुए हैं. दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, सो उसमें डिस्टेंस कितना है एंड ऑल. ओके, नो डिटेल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ओके, सो इजंट इट दिस स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड. राइट? अलोंग विद दैट you studied cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation. You studied that light reaction occur by two ways, cyclic and non-cyclic, and you studied that light reaction, that is cyclic and non-cyclic, occurs in grana. समझ पा रहे हो why the diagrams are together? मैंने दोनों डायग्राम इकट्ठे क्यों डाले हैं? क्योंकि साइक्लिक नॉन साइक्लिक ये स्ट्रक्चर में होता है. Cyclic non-cyclic photophosphorylation occurs in the pigment systems. Pigment systems are in the quantasome. Quantasomes are in the thylakoid, and thylakoid make up a grana. So light reaction, cyclic non-cyclic, occurs in grana. Right? Okay? तो चलो सबसे पहले डिफिकल्ट वाला प्रोसेस नॉन साइक्लिक देख लेते हैं, देन सिंपल वाला साइक्लिक देखेंगे. Right? See, non-cyclic involved PS2, PS1 both. So just imagine, ये pigment system 2 है, ये pigment system 1 है. Right? So what I said, ये pigment system 2 है और ये pigment system 1 है. Right? So PS1, PS2, both are involved in non-cyclic. Okay, so this is क्लोरोप्लास्ट का ग्राना, ग्राना का थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड का क्वांटासोम, क्वांटासोम के अंदर दिस इज पिगमेंट सिस्टम 1, दिस इज पिगमेंट सिस्टम 2. पहले समझ लो, बाद में ड्रॉ करो, समझ के ड्रॉ करो, कोई जल्दी नहीं है. डिफिकल्ट कंटेंट है, आराम से. ओके, सी, इन द क्वांटासोम पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2 आर एम्बेडेड. नाउ व्हाट हैपेंड, एज वी सेड, नॉन साइक्लिक सीखा हमने. नॉन साइक्लिक रिक्वायर PS1, PS2 both, hence it require shorter wavelength as well as longer wavelength light. As the sun rises, okay, sunrise हो गया तो shorter wavelength light, longer wavelength light दोनों आने लगे. इनिशियली shorter wavelength आया तो सिर्फ PS2 एक्साइट हुआ, लेकिन अकेले PS2 काम नहीं कर सकती. देखो दोनों प्रोसेस. What you observed? Independently PS1 can work, but PS2 can't. PS1 अकेली काम कर लेती है, साइक्लिक कर लेती है. मतलब हमने क्या लिखा था, अगर प्लांट को सिर्फ हायर वेवलेंथ लाइट दिया, if provided only higher wavelength light to the plant, then only PS1 will activate and it will perform cyclic, preparing ATP only.
right? Okay, agar cyclic, agar higher wavelength, lower wavelength, if higher wavelength as well as lower wavelength both are available, then both the pigment system will get excited at a time, and when both are excited at a time, then only the non-cyclic will occur. So what is conclusion of this? PS1 can work independently, PS2 can't. PS1 is more efficient. PS1 participate in cyclic as well as non-cyclic. PS2 participate only in non-cyclic along with PS1. PS2 non-cyclic में ही participate करेगी, वो भी अगर PS1 साथ में है तो अकेली PS2 कुछ ना कर सकती है, राइट? सो अगर लोअर वेवलेंथ लाइट आया तो सिर्फ PS2 एक्टिवेट होगी, अकेली PS2 कुछ ना करेगी, राइट? ओके, सो सी व्हाट यू डिड, हायर वेवलेंथ लाइट, लोअर वेवलेंथ लाइट दोनों आ गए, PS2 PS1 दोनों एक्साइट हो गए, दोनों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। ओके, PS2 का P680 आयोनाइज हो गया, PS1 का P700 आयोनाइज हो गया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर द्वारा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा शुरू हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ पे बैठे हैं? ये यहाँ पे बैठे, देखो क्लोरोफिल A P700 ने इलेक्ट्रॉन टॉस किया तो ये अपहिल मूवमेंट हो गया, यहाँ पे यहाँ पे कोएंजाइम Q बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है? कोएंजाइम Q बैठा है, राइट? कोएंजाइम Q, PQ, cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanine, and electron goes to ionized P700 because it has already tossed the electron. Okay, ये एरो का मीनिंग अभी जस्ट रुक लो। सी, आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो कि ये नॉन साइक्लिक का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। लुक एट द थिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रोटॉन पंप। हम क्या सीख रहे हैं? हम प्रोटॉन पंप की ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सीख रहे हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो आई एम जस्ट रिलेटिंग एवरीथिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। प्लीज फोकस। तो ये पूरा नॉन साइक्लिक यहाँ पे हो रहा है, राइट? सो व्हाट हैपेंड? PS2 के रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन टॉस किया P680 ने, it will go to coenzyme Q, PQ, cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanine accepted by ionized P700. See, this is flow, right? Now, why P700 ionized? Because it has already tossed the electron. It will go to FRS, FD, right? FRS, FD और NADP. तो मुझे NADP यहाँ पे बाहर दिखाना था, so I wrote it here NADP. समझ रहे हो, राइट? तो सेम प्रोसेस ये लोकेशन पे हो रहा है, सेम प्रोसेस ये लोकेशन पे हो रहा है। नाउ व्हाट लेफ्ट? ये प्रोसेस में और क्या हमने सीखा था? व्हाट हैपेंड हियर? फोटोलिसिस, 4 वाटर मॉलिक्यूल, राइट? इट स्प्लिट्स 4OH माइनस, देखो, राइट? 4H प्लस, तो ये H प्लस गए NADP बनाने के लिए, राइट? और इधर से इलेक्ट्रॉन गए, बराबर, और वाटर मॉलिक्यूल फिर से रीजनरेट हुआ। नाउ आई एम नॉट गिविंग डिटेल्स, यू नो इट। मैंने एक बस ब्रॉड डायग्राम ड्रॉ की है। वाटर का फोटोलिसिस हुआ, प्रोटॉन NADP ने ले लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले। तो ये फोटोलिसिस कहाँ पे हुआ? सी हियर आई रोट फोटोलिसिस, गेट द पॉइंट, राइट? सो फोटोलिसिस द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकले, फोटोलिसिस द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकले, फोटोलिसिस ने हमको क्या दिए? It gives electron and proton. Okay, नंबर पे ध्यान मत दो फिलहाल, we are just writing down the thing. फोटोलिसिस ने हमको दिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन goes to
PS2 and proton move to NADP. कैसे वो मैंने अभी नहीं बताया. Electron goes to ionized P680 of PS2 and proton will go to NADP. यहां से कैसे अभी देखते हैं. समझ रहे हो. So ये नॉन साइक्लिक यहां पे हो रहा है. Bottom line of the explanation. What we are discussing, chemoosmotic hypothesis, proton pump, in which ATP are actually synthesized with the help of ETS. Okay? आपको मैंने बार बार बोला था कि जब नॉन साइक्लिक होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर डूबे हुए होते हैं. दे आर अरेंज डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी लेवल. Energy rich electron travel. At each place, energy is released. ये प्लेस में एनर्जी रिलीज हुई, ओके, वो सफिशिएंट नहीं थी तो वेस्ट हो गई. ये प्लेस में एनर्जी रिलीज हुई, सफिशिएंट नहीं थी तो वेस्ट हुई. लेकिन ये लोकेशन पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी एटीपी बनाने के लिए सफिशिएंट थी. So this energy is used for ATP formation via proton pump. So what is proton pump? There we are right now. Okay? तो सब लोग एक बार अच्छे से देख लो, खुद के दिल में रिवाइज कर लो. पॉज द वीडियो. So, understood? Can relate the things? Non-cyclic कहाँ पे हो रहा है? Non-cyclic photophosphorylation, light reaction, ग्राना के मेम्ब्रेन में हो रहा है, लेकिन non-cyclic में जो फोटोलिसिस होता है वो ल्यूमन में हो रहा है, which is part of the grana. So, entire process of light reaction occurs in grana, in the lamella and the locule. Right? Now, come to मेजर शिफ्ट, टर्निंग पॉइंट, जो अभी तक हमने देखा नहीं. हमने डायरेक्टली क्या बोला था? व्हाट वी डिस्कस्ड, दैट व्हेन PS2 toss the electron, simultaneously PS1 toss the electron. This is uphill movement. Then the electron move downward from its higher energy level to lower, right? And during this movement, at each step, energy is given out. When energy is little, it is wasted. But when sufficient, cytochrome B6 to cytochrome F, here sufficient energy is released, which is utilized for ATP formation via proton pump. So what is this sufficient energy? What's done by this energy? ये energy कैसे काम करती है, ये कैसे ATP बनाती है, वो हमको देखना है. Okay, so we are focusing on this energy. This energy is initiating the process of proton pump. Okay, remember. Chalo, see. Now, as photolysis is occurring inside the lumen, the continuous process of photolysis, मतलब light आ रहा है, okay, PS2 इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रही है, तो वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है और ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते रहेंगे. Because the process of photolysis continuously occurs in the lumen, protons are accumulated. Now, all these chemicals are part of the system. हमने क्या बोला था कि केमिकल सेल के अंदर होते ही है. तो ल्यूमन में प्रोटॉन है, वैसे स्ट्रोमा में, right, this is stroma part, liquid in which the grana are embedded. Stroma में भी प्रोटॉन है, but the concentration of proton in the lumen is more than concentration of proton in the stroma. Now you can ask me, मैम वो प्रोटॉन आए कहाँ से? Okay, देखो मैंने आपको इसके पहले बोले थे, cell has variety of biomolecules which are protein, lipid, mineral, ions, right? So many things are present in the cell. Okay, who gave it to them? उनके मामा सेल ने उनको ये केमिकल दिए, मामा सेल के मामा ने उसको दिए थे.
So cell is having full, okay, huge number of biomolecules. उसमें प्रोटॉन, कौन से भी वाटर में आपने कौन सा भी आयन डाला तो झट से प्रोटॉन डिसोसिएट होते हैं. एंड सेल में अबंडेंट केमिकल वाटर तो है ही. सो स्ट्रोमा में भी प्रोटॉन है, ल्यूमन में भी प्रोटॉन है, लेकिन स्ट्रोमा में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम है और ल्यूमन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज photolysis occur in the lumen, right? So in the lumen proton concentration more, in the stroma proton concentration is less. In the lumen proton concentration is less, right? So I'm just making space to write down the things. It doesn't mean it is wrong, right? अब देखो, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन कम है. तो ये जो प्रोटॉन स्ट्रोमा में है, राइट, ये स्ट्रोमा ही है ना, ग्राना के आजू बाजू जो लिक्विड भरा पड़ा है वो स्ट्रोमा तो है, बराबर. तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो स्ट्रोमा में है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में और ल्यूमन में है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, तो हमने एक मूवमेंट सीखा था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन. ये शब्द तो याद है, स्कूल में पढ़े होंगे. केमिकल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन खुद के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से खुद के कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं. दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन. दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन. बट वन मोर थिंग इज हैपनिंग, एक्टिव एब्जॉर्प्शन. याद है व्हाट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन? एनर्जी खर्च करके वो केमिकल को हम उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ला सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, देखो. ओके, वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक ऑन योर बेंगलो और ऑन योर अपार्टमेंट. ओके, आपके अपार्टमेंट के ऊपर, बेंगलो के ऊपर वाटर टैंक है. वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी टू इट्स लोअर एनर्जी. ओके, ग्रेविटी से वो नीचे आता है, बराबर. लेकिन जब आपको पानी ऊपर चढ़ाना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी पंप लगाते हो और ऊपर खींचते हो. तो लो टू हाई is by using energy. High to low, it happens naturally. Okay, broadly speaking, I'm not discussing energy transformation and all. बराबर. अब देखो, हाई टू लो जो मूवमेंट है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. पानी ऊपर से नीचे आना, केमिकल ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, इसको बोलते हैं फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. द केमिकल इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इज कॉल्ड इट फॉलोज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. When the chemical is moving from its lower concentration to higher concentration, then it requires active transport by help of energy. समझ रहे हो, राइट? ओके, सो प्रोटॉन अगर ल्यूमन से बाहर जा रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है. प्रोटॉन अगर स्ट्रोमा से ल्यूमन में आ रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी कहां से आती है? ये वाली एनर्जी. ठीक है, so नॉन साइक्लिक हो रहा है. PS2, P680 कोएंजाइम QPQ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, राइट? तो ये लोकेशन में जो सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हुई, ये लोकेशन पे जो सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी ने प्रोटॉन को उठाया. देखो, कौन से प्रोटॉन को उठाया? जो स्ट्रोमा में था, इसको उठाया और अंदर लाके छोड़ा. द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम साइटोक्रोम B6 to cytochrome F. The sufficient energy released during this transfer pick up the proton and transfer it from the stroma to the lumen actively. From the stroma to the lumen actively. समझ रहे हो? एरो का हेड ठीक कर रही हूं. राइट? आई रिपीट,
This is non-cyclic involving PS2, PS1. Non-cyclic is happening. PS2 toss the energy-rich electron. Now electron is moving downhill. The step when electron moves from cytochrome B6 to cytochrome F, here sufficient energy is released. This sufficient energy actively transports proton from the stroma to the lumen. Why it is active transport? यहाँ पे energy क्यों लगती है? क्योंकि ल्यूमन में ऑलरेडी प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम है. So because the concentration of proton is differing and the movement of the proton is against the concentration gradient from its lower concentration to its higher concentration, the protons are moving. Okay, so it requires energy supply and that energy is coming from non-cyclic. Non-cyclic की कौन सी स्टेप? साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F के दरम्यान जो सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हो रही है वो सफिशिएंट एनर्जी यूज करके प्रोटॉन स्ट्रोमा में से ल्यूमन में आ गए. देखो, ल्यूमन में ऑलरेडी प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. Why protons are more in lumen? Because photolysis is occurring. Why photolysis is occurring? Light is available and PS2 is demanding electron. So in the lumen, protons are always more when photolysis is going on, when light is available. Okay, so first reason why protons are more in the lumen, because photolysis occur in the lumen during daytime when non-cyclic is occurring. What is another reason? यहाँ पे प्रोटॉन तो ज्यादा है ही, नॉन साइक्लिक जैसे हो रहा है तो ये एनर्जी प्रोटॉन को उठा के अंदर ला रही है. So that is second reason that why protons are more in the lumen. So there are two reasons why protons are more in the lumen. Photolysis goes on adding proton in the lumen and proton from the stroma are taken up and shifted to lumen. So proton concentration in lumen is high. Got it? Okay, so simple. See, protons are more in the lumen, less in the stroma. So now what happened? That these proton move passively. These proton move passively it moves passively from the lumen to the stroma, from its higher concentration to its lower concentration. Protons are already more in the lumen, less in the stroma. So proton move from the lumen to the stroma, but this outward movement of the proton, this passive movement of the proton, जिसको एनर्जी नहीं लगती है, ये मूवमेंट F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम द्वारा होती है. देखिए, बात को समझो. स्ट्रोमा से ल्यूमन में प्रोटॉन कहां से भी आ सकते हैं. वाई? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. स्ट्रोमा का, थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो बाहर से अंदर प्रोटॉन आ सकते हैं. और एक बात, एनर्जी खर्च करके ला रहे हो, उसको उठा के ला रहे हो, तो वो तो आएगा ही. एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, फोर्सफुली होता है तो जरूर होता है, राइट. ये पैसिव मूवमेंट है. प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर एंड आउटवर्ड मूवमेंट इज अलाउड बाय ऑक्सीजोम F1 particle. Outward movements are allowed by F1 particle. So proton move from its higher concentration to its lower concentration. This movement of proton, isn't it kinetic energy? This outward movement of the proton is the kinetic energy. So this kinetic energy triggers ATP synthase enzyme. Which enzyme name? ATP synthase enzyme. Where it is located? It is nothing but this F1 particle, this head. F1 पार्टिकल में ही ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है. ओके, F1 पार्टिकल को ही हम, उसकी ये हेड पीस को ही हम एटीपी सिंथेज एंजाइम बोलते हैं.
So when proton move from its higher concentration to its lower concentration, this kinetic energy of the proton is activating the ATP synthase enzyme, and during this transfer at this location, right, ये point पे ATP बनेगा, that is ADP plus IP के बीच में ये काइनेटिक एनर्जी यूज होके एनर्जी रिच बॉन्ड बनेगा. I repeat, protons are more in the lumen, less in the stroma. Right? Light available, non-cyclic occur. PS2 toss the electron, it moved downhill. When the electron moves from cytochrome B6 to cytochrome F, sufficient energy is released. This sufficient energy released at this place is utilized to pick up the proton from the stroma and shift it to lumen actively. This is active transport. Inward movement of the proton from the stroma to the lumen is active. Why? Because in the stroma protons are less, in the lumen protons are more. So against the concentration gradient, movement of proton is occurring. खुद के कम concentration से खुद के ज्यादा concentration की तरफ प्रोटॉन मूव हो रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी. वो एनर्जी ETS के ये स्टेप ने दी. राइट? अब ये प्रोटॉन अंदर आ गया, अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है. राइट? बाहर से उठा के ला रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया. Now what will happen? Because protons are more in the lumen, less in the stroma, protons start moving passively from its higher concentration to its lower. This outward movement is passive and it is with the help of oxysome F1 particle. In the head of F1 particle, ATP synthase enzyme is present. The kinetic energy of outward moving proton activate the enzyme, and here in the headpiece ATP are synthesized. Right? अब देखो ये स्टेप ने, नॉन साइक्लिक के ये स्टेप ने एनर्जी दी, इसलिए प्रोटॉन अंदर आया, अंदर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, फिर वो बाहर गया. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका ओरिजिनल सोर्स ये स्टेप की एनर्जी है. राइट? तो ये स्टेप के एनर्जी ने यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया और उसकी वजह से प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं. तो ये एटीपी की ओनरशिप, ओके, ये एटीपी जो ऑक्सीजोम में बना, प्रोटॉन के आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से बना, उसकी ओनरशिप ये स्टेप को जाती है. बराबर है ना? देखो, जो स्टेप एनर्जी देता है वो स्टेप उसकी ओनरशिप लेता है. जो पैसा देता है, ओके, वो बंदे की वो चीज होती है. तो ये स्टेप ने पैसा दिया, ये स्टेप ने एनर्जी दी, उसके लिए ये पूरा मूवमेंट हुआ. ओके, और ये मूवमेंट की वजह से एटीपी बना. तो दिस एटीपी इज ओन्ड बाय दिस स्टेप. दैट्स व्हाई वी रोट दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बट वाया प्रोटॉन पंप. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये स्टेप में एनर्जी लिख ली, ये एनर्जी ने प्रोटॉन पंप क्रिएट किया और प्रोटॉन पंप द्वारा एटीपी बना, ये मैकेनिज्म से. ओके, आई नो डिफिकल्ट, होल्ड ऑन, समझेगा, बार बार रिवाइज करेंगे. चलो, तो प्रोटॉन्स आर मोर इन द ल्यूमन, लेस इन द स्ट्रोमा. सो एक्टिवली प्रोटॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन. फॉर दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉन साइक्लिक का ये स्टेप ने एनर्जी दी. तो ल्यूमन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन, लोक्यूलस में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. प्रोटॉन आर मोर इन द लोक्यूलस ल्यूमन, लेस इन द स्ट्रोमा, so it will move outward. This outward movement is passive, and in the headpiece ATP synthase enzyme is triggered, activated because of this outward movement of the proton, and ATP are synthesized. Now what happened to this proton? Okay, अब देखो, ये फोटोलिसिस का प्रोटॉन यहाँ पे गया, ये फोटोलिसिस का प्रोटॉन यहाँ पे गया. PS1 ने FRS FD को इलेक्ट्रॉन दे दिया. ये साइमल्टेनियसली चल ही रहा है ना. ओके, PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास, PS1 का इलेक्ट्रॉन FRS FD के पास,
और ये FD ने इलेक्ट्रॉन NADP को दे दिया और ये प्रोटॉन भी NADP के पास गए। देखो, रिलेट करो, देखो, फोटोलिसिस से आए प्रोटॉन NADP के पास गए, फोटोलिसिस से आए प्रोटॉन NADP के पास गए, राइट, एंड FRS FD से आए इलेक्ट्रॉन भी NADP के पास गए। PS1 FRS FD के भी इलेक्ट्रॉन NADP के पास गए। तो यहाँ पे क्या बना? NADPH। So what we said, फोटोलिसिस के प्रोटॉन बाहर आए, F1 पार्टिकल द्वारा बाहर गए, यहाँ पे AT बन चुका। अब हम देख रहे हैं ये प्रोटॉन का क्या होगा। फोटोलिसिस के प्रोटॉन इधर गए, PS1 का इलेक्ट्रॉन FRS FD करके ये भी बाहर गया। See this part, okay, I am showing it here. Protons coming from photolysis, electron coming from PS1 FRS FD. Proton coming from photolysis, electron coming from PS1 FRS FD are now combining together, right? ये सब अब combine हो रहे हैं। Just I am trying to highlight it, okay? हम highlight कर रहे हैं इसको, समझ रहे हो ना? See, ये सब यहाँ पे combine हो गए और combine होने के बाद obviously यहाँ पे क्या बनेगा? That you know, here it will synthesize NADPH, right? It will synthesize NADPH. Now, NADP plus electron coming from PS1, proton coming from photolysis of water, giving you NADPH. For this, a enzyme is required. ये process के लिए enzyme लगेगा. So this enzyme I am drawing star shaped, right? This enzyme is NADP reductase. I repeat, proton from photolysis move outward via F1 particle. In F1 ATP generated. Now the protons of photolysis, electron coming from PS1 FRS FD plus NADP. So electron of PS1, proton of photolysis plus NADP combined together in presence of enzyme NADP reductase to form NADPH reducing power, जो हाइड्रोजन कैरियर भी है और एनर्जी भी कैरी करता है, लाइट रिएक्शन टू dark reaction. Okay, so see, this movement of proton from stroma to lumen, okay, active movement against concentration gradient, and passive movement from lumen to stroma. This overall process is called chemoosmotic hypothesis. Okay, ये osmosis जैसी movement है ना, higher concentration to lower concentration ions की. So it is chemoosmotic hypothesis. Because of this movement, the proton movement, the ATP are synthesized. Okay, अब ये प्रोटॉन की मूवमेंट क्यों होती है? What is the cause of this movement? Protons are less in the stroma, more in the lumen. This is concentration gradient. Protons are more in the lumen, less in the stroma. So because of this concentration gradient, proton move from its higher concentration to its lower concentration. This is proton gradient, right? So chemoosmotic hypothesis explains proton gradient, and proton gradient, proton motive force is used for ATP formation. Proton की movement का force, proton की kinetic energy का force ATP बनाने के लिए यूज होता है। तो ये प्रोसेस को chemoosmotic hypothesis, proton movement, proton gradient
ऐसे शब्दों से एक्सप्लेन किया जाता है, राइट? ओके, सो आई एम रिवाइजिंग वन मोर टाइम fast. Ready everyone? This is grana's thylakoid. In the thylakoid, the empty space lumen. These subspherical particles are quantasome. In the quantasome, these are pigment system. This is pigment system 2, this is pigment system 1. The pigment system has reaction center, core complex and antenna molecule. In the pigment system, the electron carriers are embedded which perform non-cyclic and cyclic. We are right now focusing on non-cyclic. Non-cyclic involve PS2, PS1. This is PS2, PS1. Both the pigment system absorb light energy and toss the electron simultaneously, right? As the electron transport, it moves downhill from higher energy level electron carrier to lower energy level electron carrier. These electron carriers are part of core complex of the pigment system. These are the electron carriers. They are arranged depending on energy level in the membrane of the thylakoid. कहाँ पे बैठे इलेक्ट्रॉन कैरियर? मेम्ब्रेन में बैठे हैं, राइट? ये मेम्ब्रेन के अंदर के पिगमेंट सिस्टम के कोर कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं. कैसे बैठे हैं? फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, राइट? सो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू दिस electron carriers which are arranged from high energy level to low energy level. At each transfer, electron high energy to low energy, lowest जाएगा. Every time energy is given out at one place, cytochrome B6 to cytochrome F, sufficient energy is released. This sufficient energy at this location is utilized to pick up the proton from the stroma to the lumen. एनर्जी यूज करके प्रोटॉन को उठा के लाना, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Why we need active transport? Why plants need active transport? Because in the lumen, proton concentration is already high. ल्यूमन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि फोटोलिसिस की वजह से कंटिन्यूअसली प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं. फोटोलिसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉन साइक्लिक रन हो रहा है. ओके, नॉन साइक्लिक क्यों हो रहा है? क्योंकि लोअर वेवलेंथ हायर वेवलेंथ लाइट मिलने के बाद PS2 PS1 इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं. सो मोर प्रोटॉन इन द ल्यूमन, लेस प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा. बिकॉज दिस स्टेप गिव्स एनर्जी, प्रोटॉन आर शिफ्टेड एक्टिवली फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन, इनवर्ट फ्लो. So proton concentration in the lumen again increases. So protons start moving from its higher concentration to its lower concentration. This outward flow of the proton is passive. It occurs through oxysome F1 particle. It occurs through oxysome F1 particle. और ये प्रोटॉन F1 पार्टिकल में इसकी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पे ATP सिंथेसिस करने में मदद करेगा. And the protons which are moving out, are accepted by NADP. So इधर से आए प्रोटॉन, PS1 FRS FD से आया इलेक्ट्रॉन. तो PS1 का इलेक्ट्रॉन NADP फोटोलिसिस का प्रोटॉन in presence of NADP reductase generates NADPH. So non-cyclic is synthesizing this ATP. ये स्टेप ने एनर्जी दी, इसलिए हम यहाँ पे ATP लिखते हैं. तो यहाँ पे ATP बना और यहाँ पे NADPH बना. दिस इज नॉन साइक्लिक photophosphorilation in reference to proton pump generating ATP and NADPH, collectively called assimilatory power. ओके, ये लेक्चर सब लोग बहुत ध्यान देके सुनेंगे. इसको मैंने अभी एनसीईआरटी को रीड करके रिलेट नहीं किया है. एनसीईआरटी की भाषा बड़ी दिक्कत वाली है, तो कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा. सिर्फ आप ये प्रोसेस पे ध्यान दो और मैं एक छोटा नोट आपको भेजूंगी, वो नोट यहाँ पे आप ऐड कर दो. देन विल रिलेट इट विथ एनसीईआरटी. राइट नाउ फुल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. राइट, प्लीज फोकस. इट्स डिफिकल्ट but we'll cover it nicely. Write down the things whatever missed out.